अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उन तमाम टॉपिक्स के लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अगर उन लेक्चर्स को सुनने के बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर इसके बाद कोई टॉपिक चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज करवाने के बाद आपको उस टॉपिक का लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है MCQs क्या है। The mean diameter of wire is found to be 0.50 plus minus 0.02। यानी एक वायर है, उसका डायामीटर मेजर किया है। डायामीटर मेजर करने के बाद जो वैल्यू आई है 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर आई है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 0.50 आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, जबकि 0.02 आपके पास इस मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और कह रहे हैं आगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायामीटर इज, यानी आपने क्या फाइंड करना है कि ये जो डायामीटर मेजर किया है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो दे दी है, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। तो उसके लिए हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ मैंने इसका सोल्यूशन किया है। आपके पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू जो है 0.50 है, जबकि उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.02 है, और आपने फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आपके पास मेजर्ड वैल्यू 0.50 है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.02 है, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है। तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.02, इसको डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू दैट इज 0.50, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% से। तो यहाँ पर हम इसको कर भी लेते हैं। आपके पास क्या है, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.50, इसी तरह यहाँ पर है, हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.04। उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दें 100% से, यानी 100 से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आई है 4%। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑप्शन बी है, दैट इज 4%। तो आप यहाँ पर 4% पे टिक लगा लें, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हमारे पास MCQs नंबर 2 है। अ रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 171.19 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, एक रिएक्शन करवाया, जाहिर बात है जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है ना। तो हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं जिसका प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, या जो एक्सपेक्ट किया गया था कि वैल्यू इतनी आएगी, 171.9 ग्राम आएगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू है ये, या एक्चुअल वैल्यू आपको दे दी गई है। बट इट ओनली यील्ड्स, लेकिन होता क्या है, जब आप उस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ रही है 154.8 ग्राम, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 171.9 ग्राम, जो ट्रू वैल्यू थी कि इतनी आएगी, बट जब उसको परफॉर्म किया जाता है रिएक्शन को तो वैल्यू आ रही है 154.8 ग्राम। तो अब वैल्यू ये आने की क्या वजह है, कोई ना कोई एरर होगा। तो आपने एरर तो बताना है, बट इन परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंट एरर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एरर परसेंटेज क्या होगी, यानी एरर बताना है इन परसेंटेज। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, हमारे पास दे दिया गया है ट्रू वैल्यू, या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि इतनी आएगी, वो क्या थी, 171.9 ग्राम, जबकि जो ऑब्जर्व वैल्यू थी, यानी जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 154.8 ग्राम। अब आपने फाइंड क्या करना है, एरर इन परसेंटेज। तो एरर का फार्मूला आपको यहाँ पर बताया भी था मैंने कि एरर जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं एरर को। एरर यहाँ पे ये रहा, एरर आपके पास क्या है, एरर इक्वल है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने एरर को देखा था कि एरर जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से आता है, यानी ये फार्मूला है एरर का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एरर इक्वल है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो मैंने यहाँ पर एरर तो फाइंड कर लिया कि ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी,
154.8 और उसमें से माइनस किया 171.9, तो मेरे पास -17.1 आ गया एरर। बट हमें एरर इन परसेंटेज बताना है, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला है आपके पास एरर परसेंट का। जबकि यहाँ पर जो मैंने ये मोड का साइन लगाया है, इट्स मीन कि अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, ये ऑब्जर्व में से ट्रू वैल्यू जब आप माइनस करेंगे, तो आपने यहाँ देखा है ऑब्जर्व में से ट्रू माइनस करें तो आंसर माइनस में आ रहा है। तो जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका काम क्या होता है कि ये उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो मोड हम हटा देंगे और नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व माइनस ट्रू किसके इक्वल है, एरर के, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। इसकी जगह मैंने इस पूरे की जगह एरर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये एरर परसेंट का फार्मूला आ गया। अब एरर कितना आया था, अगर आपने यहाँ से कैलकुलेट नहीं भी किया ना, तो आप यहाँ भी आकर कैलकुलेट कर सकते हैं एरर इस तरह से। तो एरर कितना आया है, -17.1। मैंने यहाँ पर एरर लिख दिया, कितना है, -17.1। अब आपके पास एरर आ गया -17.1, उसको डिवाइड करना है ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू आपके पास कितनी है, ट्रू वैल्यू आपके पास है 171.9 ग्राम। आपने डिवाइड कर दिया 171.9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। अब नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो क्या करना है, आपके पास देखिए ये मॉडुलस का साइन हटाना है, तो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो आपके पास मॉडुलस का साइन हट गया और ये नेगेटिव कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, तो 117.1 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 171.9 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.099 और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, सो आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ रहा है 9.94, यानी 9.9 राउंड ऑफ करने के बाद। सो 9.9% आपके पास एरर है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, 9.9%। ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू द बुक 9.9% आंसर जो है MCQs नंबर 2 का करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आएगा, 9.9%। अब हमारे पास MCQs नंबर 3 है। यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, 3 डिफरेंट पीपल वेट अ स्टैंडर्ड मास ऑफ 2 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस। ईच पर्सन obtain a reading of exactly 7.32 gram of mass of standard. This result implies that the balance that was used is, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास दे दी गई है, बैलेंस से मेजर किया, आपके पास मास जो आया वो 2 ग्राम है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू है आपके पास, ये आपको बता दी गई है। अब क्या होता है, 3 पर्सन आते हैं, 3 शख्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है दोबारा से मास को मेजर करते हैं, तो उनके पास तीनों की रीडिंग्स सेम आ रही होती हैं। वो क्या आ रही होती हैं, 7.32 ग्राम। ठीक है, 3 बार मेजर किया गया तो तीनों बार आंसर आया 7.32 ग्राम, जबकि ट्रू वैल्यू जो है इतनी दे दी गई है कि ये आंसर आना चाहिए था। सो दीज रिजल्ट्स इम्प्लाई दैट बैलेंस दैट वाज यूज्ड इज, तो अब जो रिजल्ट आया है कि इन तीनों ने जो मेजर किया है, इनका रिजल्ट तो ये आया है, तो ये रिजल्ट क्या बताता है हमें कि वो जो बैलेंस यूज़ किया गया है, मास बता रहा है जो, तो वो बैलेंस क्या है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट है या क्या है। तो वो हम किस तरह से देखेंगे, आप यहाँ पर देख लें इसको, किस तरह से हम देखेंगे। ट्रू वैल्यू आपको दे दी गई है 2 ग्राम। 3 पर्सन्स आए हैं, उन्होंने क्या किया है, बारी बारी जो है मेजर किया है, तो उनके पास भी वैल्यू जो आई है वो सेम आ रही थी, बट 2 ग्राम नहीं आ रही थी। वो कितनी आ रही थी, 7.32 ग्राम आ रही थी। ये फर्स्ट पर्सन आया, उसने मेजर किया 7.32 ग्राम, सेकंड पर्सन आया, उसने मेजर किया 7.32 ग्राम, और थर्ड पर्सन आया, मेजर किया 7.32 ग्राम। तो तीनों बार आंसर सेम आ रहा था। लेकिन आप चेक करें, ट्रू वैल्यू है 2 ग्राम, जबकि ट्रू वैल्यू जो है वो 2 है और मेजर्ड वैल्यू 7 है। 2 और 7 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स मीन के आपके पास जो वैल्यू मेजर की गई हैं वो ट्रू वैल्यू से तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, ना तो क्लोज है और ना ही बिल्कुल ट्रू वैल्यू जितनी है।
तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। अगर आप समरी में भी देखें तो पॉइंट आपके पास सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्यूरेसी क्या होता है? रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, कि जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं ना 7.32, वो चेक करें वो ट्रू वैल्यू से कितना करीब है। जितना करीब है उतनी एक्यूरेट है। अगर ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है और ट्रू वैल्यू भी नहीं है तो इट्स मीन कि वो एक्यूरेट नहीं है। इट्स मीन कि ये जो तीनों मासेस मेजर किए गए हैं ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन का पॉइंट यहाँ देखें, रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं देखनी, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं करना। यहाँ देखना है कि ये जो वैल्यू मेजर की है ना ये आपस में कितना क्लोज है। 7.32, 7.32, 7.32 ये आपस में क्लोज क्या, एग्जैक्ट वही वैल्यूज आ रही है। इट्स मीन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उनमें ऐसा ऑप्शन है कि प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो। तो चेक करें, ऑप्शन ए है बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। कह रहे हैं कि दोनों एक्यूरेट भी हैं, मतलब वो जो वैल्यूज मेजर की हैं वो एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, यहाँ ऑप्शन बी में आपके पास कह रहे हैं कि ना तो एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। यहाँ कह रहे हैं एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, कह रहे हैं एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है। तो ऑप्शन डी पे आप टिक कर लें, यही आपके पास करेक्ट आंसर है MCQs नंबर 3 का। अब हमारे पास MCQs नंबर 4 है, दैट इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट इज। आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की जो है डायमेंशन आपने निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे हम डायमेंशन यूनिवर्सल कांस्टेंट की? सो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शंस में ना डायमेंशंस दे दी गई हैं निकाल कर, यानी फार्मूला यूज़ किया है और डायमेंशंस निकाल कर दे दी हैं। तो अब हम डायमेंशंस किस तरह से निकालते हैं ये तरीका तो आपको मैंने डायमेंशन का जब लेक्चर दिया था तो उसमें प्रॉपर जो है डिटेल के साथ आपको समझाया है डायमेंशंस निकालना। बट फिर भी हम यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन देखेंगे कि किस तरह से निकालेंगे। सो आपके पास MCQs नंबर 4 है। आप देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय जी। आपने इसका फार्मूला पढ़ा है F=G m1m2/r², जिसमें आपके पास जो जी है ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 है। सो आप इसको किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे इस फार्मूला से। इस वक्त देखिए फोर्स को सेपरेट किया हुआ है ना, फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे जी को सेपरेट कर लेंगे। तो जी किस तरह से सेपरेट करेंगे? जी यही रहेगा, r² यहाँ पर डिवाइड में मौजूद है, सो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर f से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो FR² यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ पर g से m1 और m2 क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे f से क्या हो जाएंगे डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया m1 और m2 को। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल कांस्टेंट का। अब आप देखें फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma। ये हमने जो है सेकेंड लॉ न्यूटन्स का पढ़ा है, उसमें F=ma ये फार्मूला पढ़ा है, जिसमें m जो है वो मास है और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। a जो है एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया और मास की जगह मास का यूनिट किलोग्राम। ठीक है, यूनिट लिखा है मैंने यहाँ पर। और r जो है यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ का, डिस्टेंस का, इन तमाम का यूनिट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होगा मीटर होगा। डायमेंशन भी इनकी सेम होती है, तो आपके पास इसका यूनिट रेडियस आर का डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर। m1 m2 मासेज है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो मैंने ये इनके यूनिट्स पुट कर लिए। सिंपली क्या किया, फोर्स का यूनिट यहाँ लिख दिया, रेडियस या डिस्टेंस का यूनिट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और मास का यूनिट किलोग्राम यहाँ लिख दिया। तो ये यूनिट्स हमने लिख लिए हैं। अब हम इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग डायमेंशन पुट करेंगे। हमें पता है कि जो किलोग्राम है उस मास के लिए हम जो डायमेंशन लिख रहे होते हैं वो कैपिटल M लिख रहे होते हैं
और मीटर यानी लेंथ के लिए जो डायमेंशन लिख रहे होते हैं वो एल लिख रहे होते हैं, और टाइम के लिए या सेकंड यहाँ पर मतलब टाइम के लिए जो डायमेंशन लिख रहे होते हैं वो हम कैपिटल टी लिख रहे होते हैं। तो बस मैंने इस पूरे यूनिट की जगह यहाँ डायमेंशन पुट कर दी, तो फोर्स की डायमेंशन आ गई। किलोग्राम के लिए किलोग्राम यहाँ शो कर रहा है मास को, किलोग्राम मास को शो कर रहा है, और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। और यहाँ पर मीटर जो है लेंथ को शो कर रहा है, और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। यहाँ सेकंड जो है ये आपके पास टाइम को शो कर रहा है, तो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो मैंने क्या किया, यही डायमेंशंस जो हैं यहाँ पर पुट कर ली हैं। तो फोर्स का किलोग्राम की जगह मैंने यहाँ मास की डायमेंशन कैपिटल एम, मीटर लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, सेकंड स्क्वायर यानी टाइम, सेकंड स्क्वायर देखिए डिवाइड में है, टी की पावर 2 आएगा लेकिन डिवाइड में, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में भेजूंगी तो पावर नीचे तो डिवाइड में +2 थी बट ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2। तो ये फोर्स की डायमेंशन, आर की डायमेंशन सिर्फ एल आएगी क्योंकि मीटर है यूनिट और मीटर लेंथ को शो कर रहा है, लेंथ की डायमेंशन क्या है कैपिटल एल। मास किलोग्राम है तो किलोग्राम यानी मास है, मास की डायमेंशन हमने क्या पढ़ा है, मास की डायमेंशन आपके पास क्या है कैपिटल एम। तो बस ये 3 डायमेंशंस आपको पता चल गई हैं। अब बस आपने क्या करना था, डायमेंशन निकालना, देखा है कि डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे। ये उनके लिए था जिनको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे। अगर आपको डायमेंशन निकालना आता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब डायमेंशन आपको डायरेक्टली निकालना आता है, पता है, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट। इस फार्मूले को मैंने यहाँ लिखा है, फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर दी। फोर्स की डायमेंशन क्या आई थी, mlt -2, तो मैंने फोर्स की जगह उसकी डायमेंशन लिख दी। r की डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आई थी, यहाँ पर r की डायमेंशन थी l, बट यहाँ फार्मूले में r का स्क्वायर है तो यहाँ मैंने l का क्या लिख दिया, स्क्वायर। यहाँ तक जो डायमेंशन है ये फोर्स की है, और ये जो डायमेंशन है ये आगे से r की डायमेंशन है, और r पे स्क्वायर था तो मैंने l पे भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। और नीचे जो है ये m1 और m2 ये दोनों मासेस हैं, तो मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल m है, तो एक मास की डायमेंशन के लिए मैंने एक m लिख दिया और दूसरी मास की डायमेंशन यहाँ पर m लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया आपके पास, lt -2 और l का l2। अब यहाँ देखिए l की पावर यहाँ क्या है, +1 है, और यहाँ l की पावर है 2, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 2 + 1 3, तो l की टोटल पावर कितनी आ गई, 3। तो यहाँ l की पावर हमारे पास 3 आ गई, t की पावर -2, जबकि m जो है कैंसिल हो गया है, और नीचे एक m रह गया है तो वो m ने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हुआ, m की पावर यहाँ नीचे डिवाइड में +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1। m मैं इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको डायमेंशन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने सीखा था कि हम कोशिश करते हैं mlt की फॉर्म में हर चीज़ की डायमेंशन लिखें। तो यहाँ m की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो बस ये आपके पास डायमेंशन है किसकी, यूनिवर्सल कांस्टेंट की। g की डायमेंशन आपके पास क्या आई है, तो आपके पास करेक्ट आंसर भी यही होगा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब इस आंसर को हम ढूंढेंगे यहाँ पर कहाँ है, तो आप चेक करें, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है MCQ नंबर 4 का आंसर, तो ऑप्शन सी, ठीक है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जो क्या है ये है। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी पर क्या कर लें, टिक कर लें, यही आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आपके पास MCQ नंबर 5 है, तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अ मेजरमेंट विच ऑन रिपीटिशन गिव सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप कोई भी चीज़ या लेंथ है कुछ भी मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नियरली सेम यानी आपस में करीब करीब वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो मेजरमेंट्स जो हैं जो आपने ली हैं वो क्या होंगी, आपस में एक्यूरेट होंगी या वो उनकी एवरेज होगी, प्रिसाइज होंगी या वो एस्टिमेटेड होंगी, या यानी आपने अंदाज़ा लगाया होगा, इस तरह की मेजरमेंट्स होंगी। तो अब अगर आप देखें तो एवरेज तो वो नहीं होगी, एस्टिमेटेड भी वो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अंदाज़ा तो नहीं लगा रहे, आप मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, और एवरेज तो फार्मूला वगैरह कुछ भी यहाँ पे किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, तो एवरेज भी नहीं होगा।
अब प्रिसाइज और एक्यूरेट में से हमने देखना है कि वो एक्यूरेट होंगी या प्रिसाइज। तो याद रखें, एक्यूरेट में हमेशा आपको ट्रू वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि ट्रू वैल्यू से कंपेयर करके, यानी ट्रू वैल्यू के करीब हैं या ट्रू वैल्यू ही है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ही आ रही है, तो आपको जब इस तरह से कंपैरिजन में कहा जाएगा तो वो एक्यूरेट होंगी। तो यहाँ एक्यूरेट भी नहीं हो सकती। तो आखिरी रह गया प्रिसाइज। प्रिसाइज किस तरह से है कि दोबारा से क्वेश्चन पढ़े अगर गौर से, तो क्या कह रहे हैं, अ मेजरमेंट विच ऑन रिपीटिशन गिव सेम और नियरली सेम, यानी बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही हैं आपस में, मतलब वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने भी सॉल्व किया था न्यूमेरिकल नंबर MCQ नंबर 3, तो उसमें हम देख रहे थे कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी 7.32, वो बार बार सेम ही मास आ रहा था। तो वो क्या था, एक्चुअल वैल्यू के करीब तो नहीं था बट आपस में करीब था, तो क्या था, प्रिसाइज था। तो हमने ऑप्शन प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट किया था। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या कह रहे हैं, या तो वही वैल्यूज आ रही हैं बार बार, मतलब सेम वैल्यूज आ रही हैं, या फिर नियरली सेम कि आपस में क्लोज है। तो आपस में क्लोज है तो भी क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो MCQ नंबर 5 का जो आपके पास आंसर है वो क्या है, सी, और आंसर क्या है, प्रिसाइज, कि वो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। अब हमारे पास MCQ नंबर 6 है, अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ इवेंट बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। एक स्टूडेंट है, वो टाइम मेजर कर रहा है और टाइम मेजर करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो क्या है, स्टॉप वॉच। ही टेक्स 5 मेजरमेंट्स, उसने कितनी मेजरमेंट्स ली, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कितनी है, 5 है। और वो 5 मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। फर्स्ट मेजरमेंट 3.0 सेकेंड टाइम उसने मेजर किया, सेकंड 3.2 सेकेंड्स, 3.4 सेकेंड्स, 2.8 एंड 3.1 सेकेंड्स। ये वो 5 मेजरमेंट्स हैं जो उसने स्टॉप वॉच से ली। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, इन मेजरमेंट्स को लेते हुए टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई है, रिजल्ट टोटल जो है वो कितना आया है, अनसर्टेनिटी उसमें कितनी है, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन तमाम मेजरमेंट्स को अरेंज कर देना है इस तरह से। आपने सबसे पहले जो है 2.8 लिखा, उसके बाद 3.0, 3.1, 3.2 एंड देन 3.4। अब यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आपने यहाँ पर देख लेनी है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.8 है, और लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 3.4 है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है कि इन मेजरमेंट्स में कितनी अनसर्टेनिटी आई है। तो सिंपल आपने रेंज फाइंड कर लेनी है। रेंज किस तरह से फाइंड करना है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देनी है, आपको रेंज पता चल जाएगी इन मेजरमेंट्स की। जैसे ही आपको रेंज पता चलेगी तो अनसर्टेनिटी फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी आपके पास यहाँ अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है वो इक्वल है हाफ ऑफ द रेंज के। तो पहले कैलकुलेट करेंगे रेंज और उसके बाद अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। सो रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दें। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3.4, यहाँ हमने रेंज के लिए फार्मूला लिख दिया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 3.4 माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.8। सो 3.4 माइनस 2.8 आपके पास आंसर आ गया 0.6। तो रेंज कितनी आ गई, 0.6। ये तो रेंज कैलकुलेट हुई है ना। अनसर्टेनिटी हमने क्या पढ़ा है, इक्वल है हाफ ऑफ द रेंज की। तो आप क्या करेंगे, रेंज का हाफ ले लेंगे, यानी 0.6 का हाफ ले लेंगे। रेंज डिवाइडेड बाय 2, ये रेंज का हाफ हो जाएगा। तो रेंज कितनी है, 0.6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 0.3। चूंकि अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा दिया कि मे बी के 0.3 ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो वैल्यू में से। सो आपके पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.3 आएगी। तो आपका जो ऑप्शन ए है बुक के अकॉर्डिंग प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। अनसर्टेनिटी है आपके पास इन मेजरमेंट्स में, तो वो क्या है, प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। अब हमारे पास MCQs नंबर 7 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है। डायमेंशन निकालना हमने सीखा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं इन तमाम की डायमेंशंस कि किसकी डायमेंशन जो है वो नहीं मिल रही आपस में। पहले तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था डायमेंशंस में, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ फोर्स का यूनिट न्यूटन है,
वेट का यूनिट भी आप न्यूटन ले रहे होते हैं और टेंशन का यूनिट भी आपके पास न्यूटन है। टेंशन इक्वल्स टू फोर्स होता है तो यूनिट आप ले सकते हैं न्यूटन। तो इन तीनों की डायमेंशन हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि सेम होगी, तो आंसर जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही होगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन आपके पास है, सॉरी इसका यूनिट आपके पास है पास्कल, तो इसका यूनिट चेंज है तो इसकी जाहिर बात है डायमेंशन भी चेंज होगी। तो आंसर तो यही है, बट हम इसको एक और तरह से भी देख लेते हैं, फार्मूला लगाकर भी डायमेंशन देख लेते हैं इनकी। F इज इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो मास की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनकी डायमेंशन पुट कर लें। किलोग्राम मास है तो मास की डायमेंशन m, और ये मीटर है, मीटर की डायमेंशन l, ये टाइम को शो कर रहा है तो टाइम की डायमेंशन t, और s का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर। t के नीचे पॉजिटिव है, वैल्यू ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, सो mlt-2, ये फोर्स की डायमेंशन आ गई। वेट इक्वल्स टू mg, वेट का फार्मूला क्या है mg, मास इंटू जी आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है बट ड्यू टू द ग्रेविटी, तो आप इसका यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का यूनिट किलोग्राम। सो मास की जगह डायमेंशन m, मीटर की जगह डायमेंशन l, और सेकेंड की जगह डायमेंशन t का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर था ना। सो t ऊपर जाएगा तो पावर -2, सेम डायमेंशन हो गई। थर्ड है टेंशन को हम इक्वल्स ले रहे होते हैं, इक्वल्स टू फोर्स, तो टेंशन जो है उसका यूनिट भी क्या आ जाएगा न्यूटन, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी mlt-2, जो फोर्स की डायमेंशन है। तो इन तीनों की डायमेंशन हो गई सेम। लास्ट रह गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूनिट होता है पास्कल और इसका फार्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या थी mlt-2, वो पुट कर दी। एरिया की डायमेंशन है लेंथ का स्क्वायर, बिकॉज मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है तो मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेंथ का स्क्वायर। यहाँ पर एक एल से यहाँ पर कैंसिल, नीचे एक एल बच गया, ठीक है। तो एल की यहाँ नीचे वैल्यू +1 है, तो mt-2 तो एज इट इज लिखा हुआ है, एल नीचे +1 है, ऊपर जाकर -1, ठीक है। नीचे प्लस वैसे 2 था बट एक एल कैंसिल हो गया ना तो +1 रह गया, सो ऊपर जाएगा एल की वैल्यू ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो ml-1t-2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन आई। स्ट्रेन की डायमेंशन निकालें तो ये लेंथ है, दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। चेंज इन लेंथ पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ आपके पास स्ट्रेन का फार्मूला था तो लेंथ ही थी, कैंसिल होगी, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं आई। तो स्ट्रेस की डायमेंशन जो है वो आपके पास यही थी, तो यही आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है। आप चेक करें आप इसको इन तीनों से क्या है डिफरेंट है, तो आपके पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यही वो ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन बाकी तमाम से क्या है डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, में से किसकी डायमेंशन अलग है, तो इसकी अलग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपके पास MCQs नंबर 8 है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय L, M एंड T, और इनकी पावर्स आपको दे दी गई हैं A, B एंड C, यानी आपने क्या करना है, कोई भी ये जो नीचे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दी गई हैं इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। और हमने डायमेंशंस में पढ़ा है कि एंड पे हम कोशिश करते हैं हम M, L, T की फॉर्म में डायमेंशन लिखें ना, बट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने किस फॉर्म में लिखना है, L, M और T की फॉर्म में, और उसके बाद देखना है कि जब आप इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड कर लें तो चेक करें कि किसकी पावर जो है, ये जो पावर्स आगे आपको दी गई हैं A, B और C, इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद इनमें से कौन सी पावर जो है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी जिसकी पावर्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखें फोर्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो फोर्स दी गई है और फोर्स के आगे A, B और C की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास A, B, C की वैल्यूज़ क्या आती हैं जब हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे। तो आप फोर्स यहाँ पर लिखें, फोर्स का फार्मूला लिखें इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। मास की जगह किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनकी डायमेंशन पुट करें, किलोग्राम की डायमेंशन यानी मास है तो m, यहाँ पर मीटर की डायमेंशन l, और सेकंड का स्क्वायर है ना और डिवाइड में है तो नीचे तो t की पावर +2 होगी, बट हम जब मल्टीप्लाई में ऊपर भेजेंगे तो -2 हो गई t की पावर। सो mlt-2 जो है ये डायमेंशन आ गई फोर्स की, लेकिन बुक में लिखा हुआ है lmt की फॉर्म में लिखे, तो हमने भी क्या कर दिया, mlt को कन्वर्ट कर दिया lmt में।
सो यहाँ पर L की जो भी पावर होगी वो A होगी, M की जो पावर है वो B होगी, T की जो पावर है वो C होगी। सो L के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट्स मीन +1 है, तो A की पावर क्या हो गई +1। M के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट्स मीन +1 है, तो B की पावर भी क्या हो गई +1, और C के ऊपर पावर यहाँ पर मौजूद है दैट इज़ -2, तो C की पावर क्या है -2। तो A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर -2। बट यहाँ देखें A की पावर -1, B की पावर 0, C की पावर -2, लेकिन ये तो नहीं आ रहा हमारा आंसर। इस वजह से फोर्स जो है आंसर नहीं हो सकता, फोर्स नहीं है। अब प्रेशर को चेक करते हैं, ठीक है। प्रेशर को चेक करें तो प्रेशर का यूनिट क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी है mlt-2, तो mlt-2 फोर्स की जगह, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। सो लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर एक L से कैंसिल, तो आपके पास नीचे डिवाइड में सिर्फ एक L रह गया, यानी L की पावर +1 रह गई है। अब क्या करेंगे, इस L को ऊपर भेजेंगे तो mt-2, और L जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। सो ml-1 t-2, लेकिन ये mlt की फॉर्म में, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको lmt की फॉर्म में लिखे, तो हमने इसको L पहले लिख दिया, m बाद में, और फिर t, इस तरह से लिख दिया। अब L की जो पावर है वो A है, M की जो पावर है वो B है, और T की जो पावर है वो C है। तो A क्या आया -1, B की पावर क्या आई, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो +1, और C की पावर यहाँ पर गिवन है दैट इज -2। तो A -1, B 1 और C -2। चेक करें, A -1, यस हमारे पास भी A -1 आया है। B प्रेशर में आपके पास +1 है, यस B +1 आया है, और C -2 है, बिल्कुल हमारे पास भी -2 आया है। इट्स मीन करेक्ट आंसर जो है आपका प्रेशर है। बट आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, वैसे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रेशर ही है, क्योंकि एग्जैक्ट आ रहे हैं हमारे पास, इसकी ही पावर्स आ रही हैं ABC की। बट आगे वेलोसिटी भी देख लें, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो LT-1, बट बुक में क्या लिखा हुआ है, आप इसको अरेंज करें LMT में। M तो है ही नहीं, तो M नहीं है तो M लिख दी, और M की पावर 0 लिख दी, और हमने ये फार्मूला पढ़ा है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो =1 होता है। तो आप ये लिखें ना लिखें एक ही बात है। बाकी L और T उसी तरह से लिख दिया। L की जो पावर है वो A, M की पावर B और T की पावर C। तो A की पावर +1, B की पावर 0, क्योंकि M के ऊपर पावर 0 है, और T की पावर -1। सो A की पावर 1, B की पावर 0। चेक करें, A की पावर 1, B की पावर 0, बट C की पावर -1 है, जबकि वेलोसिटी में यहाँ +1 दी हुई है, तो वेलोसिटी नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन चेक कर लें। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन मीटर की जगह L और सेकेंड की जगह टाइम T। तो T की पावर -2, क्योंकि सेकेंड यहाँ डिवाइड में +2 है, और ऊपर जाएगा तो -2। अब इसको अरेंज कर लें, बुक में कैसे अरेंज करना है, LMT की फॉर्म में। M तो है ही नहीं, M नहीं है तो आप M की पावर 0 लेंगे, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 = 1 होता है। तो आपने यहाँ पर M खुद से ले लिया, M की पावर 0 ले ली और यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ पर A, ये इसकी पावर B और T की पावर C है। A की पावर 1 यानी A 1 है, B जो है 0 है, और T जो है T की पावर -2 है, यानी C हमारे पास -2 है। तो A 1 ये तो ठीक है, लेकिन B 0 है, यहाँ पर हमारे पास B 0 है, बट यहाँ 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, और C -2, इस वजह से एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, प्रेशर। बिल्कुल यही वैल्यूज हमारे पास बुक में आ रही थी, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर। अब हमारे पास MCQs नंबर 9 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंट 6 प्लस एक्सपोनेंट 3 इज। अब आपके पास यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 3 है, तो इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे तो इस तरह से भी करके मिस्टेक कर रहे थे कि मतलब 10 की पावर 6 है और 10 की पावर क्या है, 3 है, तो कर रहे हैं बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड, तो 10 की पावर 9 और इस तरह 10 की पावर 9 आंसर है। बट ये भी तो देखिए बीच में क्या है, प्लस है, तो आप यहाँ पर बेसिस सेम पावर ऐड का रूल तो तब लगा रहे होते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले आप इनको लिख लें किस तरह से, 10 की पावर 6 है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, और 10 की पावर 3 है तो मैंने 10 की पावर 3 को इस तरह से लिख लिया, 1000। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना, तो मैंने भी इनको ऊपर नीचे रखकर जिस तरह से ऐड करते हैं सिंपली ऐड कर लिया। 0 + 0 0, इसी तरह 0 और 0 आंसर आ गया हमारे पास, 0 + 1 1, और ऐड करके हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। अब क्या करना है,
ये हमारे पास आंसर आया है आफ्टर एडिशन। बट अगर हम देखें तो पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, जैसे पॉइंट जो है अगर यहाँ कहीं नहीं लगा हुआ तो इट्स मीन एंड पे मौजूद है। हम इसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, कितने नंबर ये जो है करके यहाँ तक आएगा, तो देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर 6, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर हमारे पास 6 और सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिख दिया 1.001। तो आपके पास ओवरऑल आंसर यही है 1.001 एक्सपोनेंट 6, यानी अगर पूरा आंसर लिखा होता तो इसी तरह लिखा होता, बट यहाँ आपको देखिए सिर्फ एक्सपोनेंट्स दी गई हैं। तो आप भी यहाँ पर देखिए आपकी एक्सपोनेंट क्या आ रही है 10 की पावर 6, तो आपका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक वो क्या होगी 10 की पावर 6। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 10, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ओशन वेव्स, वेयर v is equals to speed, g is acceleration due to the gravity, lambda is equals to wavelength and rho is equals to density, h is equals to depth। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें गिवन हैं, ज़ाहिर बात है जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, स्पीड फाइंड करनी है, यानी v की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई ना कोई फार्मूला बन रहा होगा। तो वो फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, यानी आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने वेलोसिटी का फार्मूला तो पढ़ा है ना। वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी के लिए यही चेंज आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपने स्पीड ही फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, मीटर की जगह l और सेकंड की जगह t। t यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा, नीचे +1 है पावर तो ऊपर -1, तो lt-1 वेलोसिटी की डायमेंशन है। ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, ये चीज़ पता है तो इन फार्मूलाज को हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला वेलोसिटी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर फार्मूले को देखिए वेलोसिटी के इक्वल किया गया है। हर फार्मूले को वेलोसिटी या फिर आप स्पीड भी कह सकते हैं कि इक्वल किया गया है। तो जिसको वेलोसिटी का फार्मूला पता है, यानी जैसे अभी हमने देख लिया है वेलोसिटी इक्वल है lt-1, वेलोसिटी का फार्मूला है मीटर पर सेकंड। तो अब आप चेक करें कौन इस तरफ वाले फार्मूलाज की डायमेंशंस निकालें इन सब की, कि किसकी डायमेंशन जो है lt-1 आ रही है, तो वो जाहिर बात है दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी, तो वही फार्मूला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे मैं अभी आपको करके भी बता देती हूँ। MCQs नंबर 10 है, आपको पहला ये फार्मूला दिया है कि वेलोसिटी या स्पीड जो है वो इक्वल है अंडर रूट लेमडा इंटू जी। अच्छा, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर इन्होंने आपको बता दी हैं कि लेमडा जो है वो वेवलेंथ है और उसका यूनिट मीटर है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी l। जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो उससे हमने यूनिट लिखा है। सो डायमेंशन क्या हो जाएगी lt-2, मीटर की जगह l और t की जगह -2, s की जगह t लिख दिया, t नीचे +2 है ऊपर जाकर -2। इसी तरह रो है तो डेंसिटी आपके पास इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट डायमेंशन m और वॉल्यूम की का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है, और मीटर की डायमेंशन l है, तो l का क्यूब, नीचे l की पावर +3 होगी ऊपर जाकर -3, तो ml-3 यहाँ पर डेंसिटी का डायमेंशन हमने लिख दी। और h जो है ये आपके पास क्या है, डेप्थ है, यानी कोई लेंथ है, हाइट है, तो वो आपके पास क्या है, डेप्थ जो है वो लेंथ को आप कहेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, सो आप ले सकते हैं उसका यूनिट, चूँकि लेंथ है तो मीटर ले सकते हैं, तो उसकी डायमेंशन जो है l आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर क्या करना है, ये डायमेंशंस बस आपने याद कर लेनी है, इस तरह से आप निकालेंगे, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे सारी डायमेंशंस पुट करके, आपको पहला फार्मूला ये गिवन है ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें पता है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt-1। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि किसकी डायमेंशन यही आएगी, lt-1। ठीक है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है और वेलोसिटी की। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, लेमडा, लेमडा जो है ये यहाँ पर इसकी डायमेंशन हमने देखी है क्या है, l, तो आप यहाँ पर लिख दें l। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ से मैंने किया हुआ है, आगे ये है अंडर रूट का साइन आपने उसी तरह से लगाया स्क्वायर रूट, और आपने अंदर सबसे पहले किसकी डायमेंशन लिख दी, लेमडा की, जो कि l है,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है, LT-2। यहाँ से मैंने LT-2 यहाँ पर लिख दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की डायमेंशन है LT-2। अब क्या होगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो L और L यहाँ पर +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2। तो L की पावर 2 और T की पावर -2। अब यहाँ T की पावर माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो कैसे करेंगे, T को डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ चेक करें, L की पावर स्क्वायर एज इट इज़ और T को डिवाइड में कर दिया तो T की पावर +2। अब क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, L/T। T की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1, तो LT-1 आ गया। इस फार्मूले को सॉल्व करने से क्या आंसर आ रहा है, LT-1। चेक करें, वेलोसिटी की भी तो यही डायमेंशन थी, LT-1, दोनों सेम हो गई तो वेलोसिटी LT-1 के इक्वल है। इट्स मीन वेलोसिटी इस फार्मूला के इक्वल है और यही फार्मूला आपका करेक्ट आंसर है। आप यहीं पे ऑप्शन ए को जो है क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। बट बाकी भी आप देख लें किस तरह से आप इनको पेपर में किस तरह से चेक करेंगे, आप सारी ज़ाहिर बात है चेक करके आंसर लगाएंगे। तो बाकी आप देख लें, वेलोसिटी कह रहे हैं इसके भी इक्वल है तो हम चेक कर लेते हैं। अगर तो LT-1 आ रहा हुआ तो इट्स मीन इक्वल है। तो सबसे पहले तो रो है, रो की डायमेंशन क्या है आपके पास, ML-3। तो आपने रो की जगह क्या लिख दिया, ML-3। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है, LT-2, वो आपने लिख दी। हाइट यहाँ डेप्थ है ये तो इसकी डायमेंशन L है तो वो लिख दी। अब सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, M एज इट इज लिखा। L की जितनी भी पावर्स हैं, L 3 दफ़ा आ रहा है तो इसकी सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ +1 है, यहाँ +1 है तो 1 1 और -3, +1 +1 -3 ऐड हो गए और T की पावर -2 एज इट इज़ लिख दिया। अब इनको सॉल्व करें, 1 और 1 2 हो जाएगा, -3 + 2 आपके पास आंसर आएगा -1। ठीक है, तो L की पावर -1, T की पावर -2 और M एज इट इज़, M की पावर +1 कुछ नहीं है। तो चेक करें, वेलोसिटी की डायमेंशन तो LT-1 थी तो क्या वेलोसिटी इसके इक्वल है, नो, वेलोसिटी इसके इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। आप इसको भी चेक कर लें, कह रहे हैं कि वेलोसिटी का ये फार्मूला करेक्ट है तो हम देख लेते हैं। पहले आप G की वैल्यू पुट करेंगे, LT-2 यानी डायमेंशन पुट कर रहे हैं, फिर आप डेप्थ की पुट करें, डेप्थ की डायमेंशन क्या है L, और उसके बाद आप वेवलेंथ की डायमेंशन पुट करें L। ठीक है, डिवाइड में है तो मैंने डिवाइड में L लिखा है। ठीक है, फार्मूले में वेवलेंथ डिवाइड में है, L से कैंसिल और आपके पास रह गया LT-2। तो क्या वेलोसिटी LT-2 के इक्वल है, नो, वेलोसिटी तो LT-1 के इक्वल है तो ये फार्मूला भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये भी आपके पास करेक्ट फार्मूला नहीं है। लास्ट रह गया, तो वेलोसिटी इक्वल है λg/h। तो आप क्या करेंगे, इन सब की डायमेंशन पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन आ रही है। तो लैम्डा की डायमेंशन L, G की डायमेंशन LT-2 और H की डायमेंशन L, बेसिस सेम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो L की पावर यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है और यहाँ +1 है तो L की सारी पावर्स ऐड हो गई, 1 1 और 1 तीनों को ऐड किया तो L की पावर 3 और T की पावर -2। तो L³ T-2 ये डायमेंशन तो वेलोसिटी की नहीं है, वेलोसिटी की थी तो LT-1 थी तो ये आपके पास इनकरेक्ट है, तो वेलोसिटी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर वेलोसिटी बार बार कह रही हूँ तो आपकी बुक में यहाँ पर इसको स्पीड लिखा गया है तो आप यहाँ पर स्पीड ही कहेंगे। बस यही फ़र्क है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहीं से हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, और कुछ थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर को जो है हम देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वेक्टर पे ही बेस कर रहा है। ठीक है, उसकी बेस वेक्टर्स पर ही है तो हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई MCQs में कोई डाउट है या कुछ पूछना है, कोई भी किसी और क्वेश्चन में मसला आ रहा है या कोई टॉपिक ऐसा है चैप्टर 1 में जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझ आ जाए।